अगर गर्दन बगावत पे उतर आए तो तलवार की खैर नहीं, और जिन्हें तकदीर के पन्ने पलटने होते हैं उन्हें संघर्ष से बैर नहीं। तो हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। आज से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अगर आप केमिस्ट्री क्लास 12th की तैयारी करनी है और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा नंबर आपके केमिस्ट्री में क्लास 12th में अचीव करें, तो आप इस वीडियो को या फिर इसके बाद आने वाली लगातार वीडियो या फिर हम लाइव भी पढ़ाएंगे तो आप उन पर ज़रूर जुड़िए, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको शुरुआत करने से पहले मतलब जहां से चैप्टर शुरू होता है 10 चैप्टर का नाम बताएंगे और स्टार्टिंग से लेके पूरी बुक यानी कि केमिस्ट्री की एकदम पूरी मान लो कि जी निचोड़ कर पूरा पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहले वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए। देखो, केमिस्ट्री यानी समझ लो पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री, एक वर्ड आप याद रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं या पिता किसे कहते हैं, तो आप याद रखें एंटोनी लेवासियर। और अगर पूछा जाए ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री तो आप बताएंगे वर्जिलियस। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में अब केमिस्ट्री किसे कहते हैं ये सब 11th की बातें हैं, वो आप वहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, और हम जो चीज़ पढ़ाएंगे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो हमारी खोज हो गई केमिस्ट्री की। और अगर हम आपको पूछें कि केमिस्ट्री के चैप्टर कितने हैं, क्लास 12th के केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, तो आप बताएंगे टोटल 10 चैप्टर हैं। उन 10 चैप्टर के नाम हम आपके सामने लिख देते हैं और आपको समझाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर हैं, जिनमें से हमारे चैप्टर नंबर पहले का नाम है विलयन, और दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतकी, और चौथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। 5वें पार्ट का नाम है उप सह संयोजन यौगिक, और 6वें का नाम है हेलोएल्केन व हेलोएरिन, और 7वें का एल्कोहल फिनाल व ईथर, और 8वें पार्ट का एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक, और 9 नंबर का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और 10 वाला है जैवाणु। जिसमें से आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में 2 भाग होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और दूसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक, मतलब बोलते हैं कार्बनिक रसायन और क्या बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो आपको बता दें कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में क्या अंतर है। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। हमने क्या बोला, प्रश्न देखो, 2 प्रकार की कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक, तो जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में, उससे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और जिसके अंदर अकार्बनिक यौगिक, जैसे मतलब आपको बताएं जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक रसायन यौगिक। तो जिसमें कार्बन पाया जाएगा, कार्बन क्या लिखा, सी मतलब क्या, कार्बन पाया जाता है। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन हम कहाँ करते हैं, कार्बनिक रसायन में। और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जैसे मान लीजिए अमोनिया हो गया, तो जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे मान लीजिए क्या, ये देखो यूरिया हो गया, अमोनिया यूरिया जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, NH2CuNH2 प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये सुनो, ये वाला क्या है अकार्बनिक, ये कार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो कार्बनिक है, और हम कार्बनिक का कार्बनिक रसायन के अंदर अंतर करते हैं। और कार्बनिक देखो, इस 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर शुरुआत के, ये जो 5 चैप्टर हैं, शुरुआत के 5 चैप्टर देख रहा है ना, उपसह संयोजन यौगिक तक, ये सब आते हैं अकार्बनिक रसायन में। यानी कि इसमें कार्बन के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, बस आपको इनमें विलय में क्या पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। उसके बाद इसमें पढ़ना है जैसे विलय विलायक वगैरह ऐसा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में वैद्युत रसायन में इसमें भी न्यूमेरिकल है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल के बारे में पढ़ना है, और रासायनिक बलगतकी में आप क्रिया की कोटि वगैरह पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब यहाँ जो पढ़ना है स्टार्टिंग वाला 5 चैप्टर, उसमें कार्बन के बारे में डिटेल नहीं पढ़नी। लेकिन उसके बाद वाले में 6 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक ये पूरा आता है हमारा कार्बनिक रसायन में। किस में आता है, कार्बनिक रसायन। ये लास्ट वाला जैवाणु जो है बायोमोलिक्यूल, ये बायोलॉजी का थोड़ा टॉपिक है, मगर आता है कार्बनिक वाले में। तो ये नीचे वाला कितने में आता है, कार्बनिक रसायन में। हमने क्या क्या बताया, हमने बताया कि केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर होते हैं,
ये नाम आपके सामने लिखा है। और स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो हैं कार्बनिक रसायन में आते हैं, अकार्बनिक में, और उसके बाद 6 से लेकर 10 तक किस में आते हैं, कार्बनिक रसायन में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलयन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन, इधर लिखा है चैप्टर नंबर 1 और विलयन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन चैप्टर का मुझे पढ़ना है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो पहली हेडिंग तो हम लगाएंगे कि विलयन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द विलयन। तो सुनो, देखो विलयन किसे कहते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए नमक ले लिए और पानी ले लिए, इनको मिला दिए, इसे बोलते हैं मिश्रण। नमक ले लिए या फिर चीनी ले लिए या फिर बालू ले लिए, अगर 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो इसे बोलेंगे क्या, मिश्रण। समझ लो, यहाँ देखो लिख रहे हैं, हम आपको अच्छे से लिख के डिटेल में पढ़ाएंगे, आप ध्यान से पढ़िए बस। मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, जब 2 चीज़ों को मिलाते हैं। ठीक है, अब समझो, इसमें 2 तरीके का मिक्सचर बनता है, एक बनता है समांगी मिश्रण, दूसरा बनता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब इस समांगी और विषमांगी है क्या, सुनो। समांगी मिश्रण मतलब है जैसे नमक में अगर पानी घोल दिए, किसमें, नमक में, H2O ले लिए और नमक, इन दोनों को घोल दिए, तो नमक और पानी घोल के अगर तुम रख दोगे किसी बोतल में, तो वो बोतल में आपको नमक और पानी अलग दिखेगा नहीं, उसे आप कितनी देर तक रखे रहो, लेकिन वो नमक पानी एक में घुल जाएगा। तो आप जब तक उसे गर्म या नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप उसी में घुला रहेगा, मतलब अलग दिखेगा नहीं, उसमें विलेय और विलायक को देख कर नहीं पहचान सकते, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जिसमें विषमांगी मतलब समझो, जिसमें जैसे मान लीजिए ले लिए नमक नहीं, बालू ले लिए और जल, तो अगर आप बालू को जल में डाल के, पानी में डाल के घोल दिए, तो जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे वो घुलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप रखेंगे कुछ देर बाद पानी जो है, बालू जो है नीचे बैठ जाएगी, जैसे हम बोलते हैं गाँव देहात में पानी थिराई गया, समझे ना, तो जो पानी है नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा तली में, पानी नहीं बालू, तो उसे बोलते हैं कि विषमांगी मिश्रण। जो हिलाते रहोगे तो मिला रहेगा, लेकिन रखने के बाद अलग हो जाएगा। अब आप पानी ले लो, बालू, अगर आप पानी में बालू मिला के ऐसे मान लीजिए मिलाए बालू, उसके बाद उसे रखोगे तो, या फिर मिट्टी होगी रखोगे घोल के, तो कुछ देर बाद मिट्टी जो होगी नीचे तली में बैठ जाएगी, उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम जल ले लिए और प्लस में क्या बताए, बालू, तो ये क्या है, विषमांगी। तो विलयन जो होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण बनता है, यानी जो घोलने के बाद अलग दिखाई ना दे, इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक, जैसे लीजिए नमक लिए, पानी लिए, 2 हो गया, नमक लिए, पानी लिए, चीनी ले लिए, चीनी मतलब C12H22O11, ये सुक्रोज यानी चीनी का सूत्र है। तो अगर हम 3 चीज़ मिला दिए उसे बोलेंगे 3 पदार्थ हो गया। तो अब अगर विलयन आपको बनाना है तो कम से कम 2 चाहिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जिनको मिलाने के बाद अब नमक, चीनी, पानी को आप मिला दोगे तो वो अलग दिखाई नहीं देगा कि नमक, पानी, चीनी कहाँ गया, तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो आप इसकी डिफिनेशन लिखो, नहीं तो हम लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सुनो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों के हमने क्या बोला, समांगी मिश्रण, मतलब जो गुण जो दो हो सबके, उनके कणों के जो गुण हो समान हो, समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इससे छोटी डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझो, विलयन में हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं। अगर आपको विलयन का एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या, जल प्लस का क्या हो गया भैया, नमक, या फिर इसमें प्लस लगा के आप लिख सकते हो सुक्रोज यानी चीनी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप। ठीक है, अब समझो आगे। तो हम बताएं कि 2 चीज़ों को मिलाकर क्या बनाएंगे, विलयन। अब 2 चीज़ों में कोई तो कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए नमक जो है कम होगा, पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नमक जो कम होगा उसे बोलते हैं विलेय, जिससे जो कम होगा उसे बोलते हैं विलेय। फिर सुनो, जैसे मान लीजिए नमक घोले और पानी, तो जो कम होगा उसे क्या बोलेंगे, विलेय, और जो ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, विलायक। अब आप पानी और चीनी में तो पानी कौन क्या रहे, ज़्यादा रहेगा, और नमक क्या रहेगा, कम, तो नमक को बोलेंगे विलेय और पानी को क्या बोलेंगे, विलायक।
तो विलेय जो होता है इसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक। तो अगर हम विलेय और विलायक को मिला दिए, एक बर्तन में नमक ले लिए, पानी मिला दिए, तो जब कम होगा वो विलेय, ज़्यादा वाला विलायक। तो हम बता रहे हैं कि नमक विलयन में 2 घटक होते हैं। घटक मतलब 2 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं। विलयन में कितने घटक होते हैं? 2 घटक। साथ साथ लिखते रहिए, विलयन में 2 घटक होते हैं, ठीक है। 2 घटक यानी कि होते हैं कौन कौन से, मैंने बताया कौन कौन से। एक विलेय होता है, एक क्या होता है? विलायक। जो कम होगा उसे बोलेंगे विलेय और ज़्यादा वाले को क्या बोलेंगे? विलायक, ठीक। इसको बोलेंगे सॉल्यूट, इसको बोलेंगे क्या? सॉल्वेंट, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको लिखना हो किसे कहते हैं, तो जिसकी मात्रा कम होती है, किसी विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम। जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा क्या होती है, समझ लोगे ना, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं क्या? विलायक, ठीक है। अब समझो आगे। हम आपको समझाएं कि विलयन में अगर 2 घटक है, क्या घटक है? 2 घटक, यानी कि अगर नमक है, पानी है, देखो लिखते हैं, अगर ये मतलब यदि अगर विलयन में 2 घटक हैं, विलयन में कितने घटक? 2 घटक। 2 यानी जैसे नमक ले लिए, पानी। अगर विलयन में 2 घटक हैं तो उसे बोलेंगे द्विअंगी विलयन। ध्यान सुनना, द्विअंगी मतलब 2 अंग भाग लिए हैं, 2 अंगी विलयन। जैसे आप क्या बोल सकते हो? जैसे आप बोल सकते हो, इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपको बता दें, हम नमक ले लिए NaCl प्लस का जल H2O, तो ये भैया कौन सा विलयन है? इसमें 2 अंग हैं, नमक है और पानी है, तो कितने अंग हैं? 2 अंग। उसे बोलेंगे द्विअंगी विलयन या फिर बाइनरी सॉल्यूशन। अगर विलयन में 3 घटक आ गए, विलयन में कितने घटक? विलयन में अगर 3 घटक हैं, 3 घटक का मतलब क्या है? 3 घटक का मतलब है कि जैसे नमक ले लिए, पानी ले लिए, चीनी, तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। त्रिअंग मतलब 3 अंग आ गए। कितने अंग आ गए? त्रिअंग, 3 अंगी विलयन। जैसे आपको बताएं क्या क्या, नमक हो गया, पानी हो गया, और साथ में चीनी ले लिए C12H22O11। हम सूत्र लिखते हैं ताकि आपको साथ साथ में फार्मूला भी याद होते चले, ठीक है। तो नमक, पानी व चीनी, 3 अंग आ गए तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। इसी तरीके से नमक, पानी और क्या बोले, चीनी, आप नींबू ले तो 4 अंगी विलयन हो गया। तो जितने अंग मिलते जाएंगे उतने अंगी विलयन। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे विलयन का वर्गीकरण। ये रहा विलयन का इंट्रोडक्शन। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप मतलब क्या नहीं नोट करेंगे, इधर वाला आप नहीं नोट करेंगे, ठीक है। बताए थे आपको, बस इधर वाला नहीं नोट करना है आपको, इधर वाला बाकी आपको नोट करना है, तो इधर वाला नोट कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ते हैं विलयन के वर्गीकरण, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में शुरू करते हैं। तो देखो, अब पढ़ते हैं विलयन का वर्गीकरण यानी प्रकार। तो अवयवों की संख्या के आधार पर हम विलयन को, देखो सुनो, कई तरीके से बांट सकते हैं। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो पहला हम कर रहे हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर, मतलब अवयव कितना मिलाए हैं उसके आधार पर, ठीक है। 5 प्रकार का होता है, देयर आर 5 टाइप्स। उसके बाद पहला होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई पूछे कि विलयन का प्रकार कितना होता है तो आप मेनली बताएंगे 5 प्रकार, ठीक है। नहीं तो अगर आप पूछेगा कि अवयव की मात्रा के आधार पर, तो 5 प्रकार के डिटेल है। अब सुनो, अगर तनु विलयन को पूछा जाए किसे कहते हैं? तनु मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, ध्यान समझिएगा, सब समझ में आएगा। ये बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में हमने क्या बताया कि जिसे घोलते हैं वो कम होता है, और जिसमें घोलते हैं ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए इसमें भरा है इतना H2O जल, तो अब इस जल में हम मान लीजिए घोल दिए क्या? नमक, NaCl। तो हम बताए इसको बोलते हैं विलेय, इसको बोलेंगे क्या? विलायक, ठीक है। अब समझो, तो जिसको घोलेंगे अगर उसकी मात्रा बहुत कम हो, मतलब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, नमक बहुत कम हो, आप इतना बड़ा डिब्बा लिए और उसमें 1 चम्मच, मतलब इतने बड़ा डिब्बा लिए, इतना पानी भरा है, अब 1 चम्मच लिए या फिर 1 दाना ले नमक का, क्या लिए? नमक का 1 दाना तो डाल दिए। चीनी ले सकते हो, डाल दिए। तो जैसे आप 1 दाना डालोगे इसके अंदर, तो क्या ये विलयन बन गया? बन गया, क्योंकि इसमें विलायक और विलेय दोनों मिल गया। लेकिन अब अगर पूछें कि ये बहुत गाढ़ा होगा, तो 1 दाना चीनी का इसमें दिखेगा नहीं, कहाँ गया?
तो जब ए में विलेय की मात्रा बहुत कम रहेगी, लगेगा ही नहीं कि कहाँ घुला है, तो उसे बोलते हैं क्या, तनु विलयन। तनु मतलब होता है कि बहुत एक कम है, विलेय की मात्रा बहुत कम है। तो सुनो, जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। विलायक की मात्रा ज़्यादा। आपको लिखना होगा, तो हम बोल भी रहे हैं, लिख लेना। जिसमें विलेय की मात्रा कम, यानी कि विलेय बहुत कम होगा, और विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक। अब सांद्र विलयन समझो, इसी का उल्टा कर दो। अब अगर हम इसमें नमक की मात्रा बढ़ा दें, ज़्यादा मिला दें, इस पानी में नमक ढेर सारा मिला दें, तो उसे बोलेंगे क्या, सांद्र विलयन। सांद्र यानी कि जब गाढ़ा हो जाए, क्या हो जाए, गाढ़ा विलयन। तो जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, ध्यान समझिएगा, विलेय की मात्रा ज़्यादा, विलायक की मात्रा क्या होगी, कम। वैसे विलायक कम होता नहीं विलेय की तुलना में, बस हम मान रहे हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि समझो इसके तुलना में यहाँ विलेय क्या है, ज़्यादा मिला है। ठीक है। तो जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी गाढ़ा विलयन, चाशनी समझ सकते हो, जैसे होते हैं ना लस्सी, उस तरीके का, तो उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, विलायक की मात्रा कम होगी, तो उसे बोलेंगे क्या, सांद्र विलयन। कैसे लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा तथा विलायक की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगला, संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट, ऊपर वाले लिखो, ठीक है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त विलयन देख लो, अब किसे कहते हैं। जैसे संतृप्त मतलब सुनो, जैसे संतुष्ट विलयन। क्या बोले, संतुष्ट विलयन। आपके घर पे पंडित जी न्योता खाने आए, तो अगर आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो आप उनको मान लीजिए 10 पूड़ी, उनके पेट में क्षमता है 10 पूड़ी, आपने 10 पूड़ी खवा दी, अब वो कहेंगे भैया बस हम संतुष्ट हो गए, मतलब संतृप्त हो गए, बस मेरा पेट भर गया, तो उसे बोलेंगे क्या, संतृप्त। मतलब जब पूरा पेट भर जाए। यहाँ पेट नहीं समझो, यहाँ समझो विलायक। हर एक विलायक की अपनी भी क्षमता होती है कि वो कितना विलेय को घोलेगी। जैसे मान लीजिए अब इतना बड़ा पानी हम लिए इतने बर्तन में, तो क्या इसमें कितना चीनी आएगी, 10 चम्मच 20 चम्मच, कुछ लिमिट होगी ना। तो जितना अधिक घोल सकता, हर एक विलायक की विलेय को घोलने की एक कैपेबिलिटी, क्षमता होती है, कितना घोलेगा। तो इसमें मान लीजिए 10 चम्मच चीनी घुल गई, तो क्या ऐसे थोड़ी है कि इसमें घोलते जाएगा, कुछ टाइम बाद लिमिट आएगी, नहीं घुलेगा। अब तुम्हारा पेट है, तुम खाते जाओ, कोई लिमिट होगी ना कि पेट भर जाएगा। तो जब इसका पेट भर जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, पूरा घुल जाएगा, पंडित जी का पेट पूरा भर गया, तो वो हो गया संतृप्त। क्या हो गया, संतृप्त। अगर इस बर्तन में हम विलेय को घोलते जा रहे हैं 10 चम्मच 12 चम्मच, लेकिन कुछ टाइम बाद इस विलायक की एक लिमिट होगी कि अब इसमें नहीं घुलेगा, तो जब एकदम घुल जाएगा, एकदम मतलब इतना घोल दो कि अब नहीं घुल पाएगा, एकदम फिक्स टाइम कि अब बस पेट भर गया, अब अक्को नहीं घुलेगा, तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। जब विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिकतम, मतलब इतनी मात्रा भर दो कि अब विलायक में और भी चीनी ना घुल सके, अब पेट में तुम्हारे अब जगह नहीं है, अब क्या खाओगे, तो उसे बोलेंगे अब तुम संतृप्त हो गए। उस तरीके से विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। तो जब ऐसा विलयन, लिख दें इसे पूरा हम, ऐसा विलयन, ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, विलेय की मात्रा अधिकतम, मतलब जैसे अब ज़्यादा, अब नहीं घुलेगा, अधिकतम होती है, आगे लिख लेना, उससे क्या कहते हैं, उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि बस पेट एकदम भर चुका है, उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब देखो असंतृप्त क्या है, उसी का जस्ट उल्टा है कि जब विलेय की मात्रा न्यूनतम हो। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किए हैं। अब यहाँ देखो संतृप्त और असंतृप्त में, असंतृप्त का मतलब है कि जब तुम्हारा मान लीजिए पंडित, तुम्हारे घर पंडित जी खाना खाने आए, तो अगर आप उनको 10 पूड़ी खिला दिए तो उनका पेट भर गया, हो गया संतृप्त। लेकिन अगर उनके खाने की क्षमता 10 पूड़ी है, तो उन्हें 8 ही पूड़ी खिलाए, तो वो संतृप्त नहीं हुए ना, उनका पेट एकदम फुल नहीं हुआ, तो उसे बोलेंगे असंतृप्त। जब विलेय की मात्रा कम होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। तो ऐसा विलयन आप कैसे लिखोगे, ऐसा विलयन, उसी का जस्ट उल्टा समझिए, जिसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम होती है, उसे बोलते हैं क्या,
उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब लास्ट वाला सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अति संतृप्त। अति संतृप्त, अति मतलब बहुत ज़्यादा, एकदम अकच्छ। ठीक है, जैसे अब आप घर पंडित पूड़ी खाने आए, उनकी 10 पूड़ी खिला दी, उनका पेट भर गया तो वो एकदम संतुष्ट हो गए, संतृप्त हो गए। अगर आप चाहते हैं कि उनमें हम उनको और खिला दें, पंडित जी ठीक खा ला, तो क्या करेगा, उनको आप खिला दिए हाजमोला। अब हाजमोला खिला दिए तो उनका पेट थोड़ा सा पानी वानी पी के खाली हो गया। अब हो सकता है एकाध पूड़ी और खा जाए, मतलब उनको अगर हम हाजमोला खिला दिए उसके बाद एकाध पूड़ी और खिला दिए, एकदम पेट फुल था तो संतृप्त था। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा और भी कुछ खिला पिला के हाजमोला पानी वगैरह एकाध पूड़ी और ठुसा दें तो उसे बोलेंगे अति संतृप्त। एकदम जितना संतुष्ट था यहाँ तक अब एकदम गटे तक भर गया, अति संतृप्त हो गया, समझे ना, उसे बोलेंगे अति संतृप्त। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पंडित जी की बात हो गई, ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ मान लीजिए ये है, मज़ा मत लीजिएगा, देखो सुनो, ये विलायक था, इस विलायक में विलय को घोल रहे हैं, तो अगर हम बताएं कि अधिकतम घोल चुके कि अब नहीं घुलेगा, अगर हम चाहते हैं कि इसमें और घुल जाए तो हम पंडित जी को जिस तरीके से हाजमोला खिलाए तो उनके पेट में जगह हो गई, उस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, तो इस बर्तन के विलायक को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, नीचे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अगर थोड़ा सा ताप देंगे, इसे क्या करेंगे, गर्म। अब आपको पता होगा गर्म करने से विलय वाला नीचे वाला उबलेगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो अगर आप गर्म करते वक्त अगर पूरा फुल था तो अगर आकाश चम्मच चीनी और मिलाएंगे तो पहले तो संतृप्त बना था कि एकदम फुल हो गया था, लेकिन अगर आपने गर्म कर दिया तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। अब अगर आकाश चम्मच और मिलाएंगे तो उसमें घुल जाएगा, उसे बोलेंगे अति संतृप्त। मतलब अब हाजमोला खा लिए उसके बाद फिर आकाश पूरी ठूस लिए, उसे बोलेंगे अति संतृप्त। मतलब क्या हो गया, एकदम पेट जो है जहाँ तक भरना था भर गया था, लेकिन अब उसके ऊपर भी एकाध दो खा लिए। हमने क्या बताया, इस विलायक में अगर आप विलय को घोल रहे हैं तो अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ऊपर से विलय को मिलाएंगे तो गर्म करते वक्त ये उबलेगा तो उसमें आकाश चम्मच चीनी वगैरह और घुल जाएगी, तो उसे बोलेंगे अति संतृप्त। तो इसमें टेम्परेचर देना पड़ा, ताप देने के बाद, गर्म करने के बाद घुल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ताप पर जिस विलयन में, जिस विलयन में, जिस विलयन में, विलयन में विलय की मात्रा, थोड़ा ध्यान समझना, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, विलयन से भी अधिक होती है, अधिक हो जाए, अधिक होती है, अधिक हो जाए, ठीक है, हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आगे लिख लेना, तो उसे असंतृप्त विलयन, सॉरी अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त, संतृप्त विलयन कहते हैं, विलयन लिखा है, ठीक है, बी से विलयन कहते हैं। अब समझो, हमने बताया कि अगर आपने ताप देने के बाद, गर्म करने के बाद और घोल दिया तो उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। अब आगे समझो, लेकिन आप बताओ, अच्छा इसका अगर कोई एग्जाम्पल याद करना, याद कर लेना, थियोआइसोसाइनेट, क्या है ना, अगर इसका कोई एग्जाम्पल याद करना होगा याद कर लेना, सोडियम थियोसल्फेट, क्या नाम होता है, एग्जाम्पल याद कर लेना, सोडियम थियोसल्फेट, थियोसल्फेट, इसका एक एग्जाम्पल याद करना होगा, याद कर लेना आपको। अब सुनो, अगर हम पूछें कि अब पंडित जी को आपने हाजमोला खिला के एक पूड़ी और एक्स्ट्रा खिला दी तो क्या वो अस्थाई हो गए कि अब घर पे जाकर सो जाएंगे, नहीं, अब घर पे पहुंचते मानो सो नहीं सकते, उनको पहले जाना पड़ेगा कहाँ समझ रहे हो ना, 2 नंबर, ठीक है, लेटरिन। मतलब अगर वो एक्स्ट्रा खाना खा लिए तो अगर आप एक्स्ट्रा खाना खिला दिए तो आप अस्थाई नहीं रह सकते कि आराम सो नहीं सकते, अब आपको पहला थोड़ा सा हल्का होना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ समझो, इसको हम गर्म करके घोल तो दिए 1 चम्मच, लेकिन क्या वो हमेशा घुला रहेगा, जैसे हमारे टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडा होगा, फिर से नीचे जम जाएगा ना, नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि गर्म करते वक्त तो मिल गया था, लेकिन जब ठंडा होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे कि यह अस्थाई नहीं है, कि मतलब एकदम अस्थाई नहीं है कि बस घोल दिए घुला ही रहेगा, और नीचे फिर जब ठंडा होगा नीचे बैठ जाएगा, तो यह अस्थाई नहीं होता। अस्थाई मतलब रुकेगा नहीं, अस्थाई नहीं होता, यह विलयन जो होता है अस्थाई नहीं होता। तो आप इन 5 प्रकारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे समझते हैं और विलयन के। तो देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। विलायक मतलब उसमें पढ़े थे
अवयव की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के, और भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा विलयन होता है? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोसीय विलयन। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। अब गैसीय विलयन कैसे कहते हैं? गैसीय यानी कि जो विलायक हो गैस में हो। विलायक किस में हो? गैस में। और विलेय किस में हो सकता है? किसी में भी। देखो, जब विलायक जो होता है, विलायक ध्यान समझना क्या बोल रहे हैं। विलायक, विलायक यानी जिसमें घोड़ा आता है, विलायक जो ज़्यादा होता है। विलायक जो हो अगर गैसीय अवस्था में हो, चाहे गैस में हो, लेकिन जो विलेय है, क्या है? विलेय, वो गैस समझ लेना, जी से गैस या फिर लिक्विड या फिर मतलब द्रव मतलब या फिर सॉलिड। अगर विलायक गैस में है और विलेय जो है ठोस, द्रव या गैस किसी में भी है, तो उसे बोलते हैं गैसीय विलयन। और द्रवीय विलयन क्या है? जब विलायक जो होता है, विलायक जो होता है वो द्रव में हो। विलायक किस में? द्रव में हो। लेकिन विलेय जो होते हैं, विलेय जो होता है वो चाहे गैस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड में, तो उसे बोलते हैं मतलब ठोस, द्रव या गैस किसी में हो सकता है, उसे बोलते हैं द्रवीय विलयन। ऐसा विलयन, अब देखो सुनो, ठोसीय वाले में जिसमें विलायक जो होता है सॉलिड में होता है। सिंपल लॉजिक है, अगर ठोसीय मतलब ठोस में रहेगा, तो अगर विलायक ठोस में है, उसके बाद जो विलेय है वो ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी में भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं ठोसीय विलयन। देखो अब समझते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। उसमें देखो लिखा है विलायक जो घोलते हैं, विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक जो घोल रहा है इसकी अवस्था के आधार पर। अब इसमें अवयवों की भौतिक अवस्था मतलब चाहे विलेय या विलायक किसी भी अवस्था में हो, तो इस आधार पर 9 प्रकार का होता है विलयन। 9 प्रकार में से कौन कौन कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है, सुनो। देखो, अगर ठोस लिए, बात समझो, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। क्या होता है? विलेय, और क्या होता है? विलायक। ठीक। अब अगर विलेय ठोस ले लो या फिर द्रव ले सकते हो या फिर किस में ले सकते हो? गैस में। ठीक है। उसी तरीके से विलायक आप ठोस में ले सकते हो, द्रव में ले सकते हो या फिर गैस में ले सकते हो। ठीक। अब कैसे बताएं 9 प्रकार के, ध्यान समझना। देखो, हो सकता है कि हम विलेय ठोस को विलायक ठोस में मिला दें, 1 प्रकार हो गया। और विलेय ठोस को हम द्रव में मिला दें तो 2 प्रकार हो गया। इसको इसे मिला दें गैस में, 3 प्रकार हो गया। द्रव को ठोस में कितना हुआ? 4 हुआ। इसमें मिलाए तो 5 हुआ, इसमें मिलाए तो 6 हुआ। अगर गैस को मिला दे ठोस में, कितना हो गया? 6 हुआ तो 7 हो गया। अब इसमें 8 हो गया। इसमें कितना हो गया? द्रव गैस को गैस में 9 प्रकार। मतलब विलेय ठोस, द्रव, गैस कोई भी लो और विलायक कोई भी लो, अगर आप इस तरीके से मिला दोगे, चाहे ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, और द्रव को ठोस में, द्रव को गैस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, द्रव को ठोस में, द्रव को गैस, द्रव को ठोस में, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, गैस को गैस में। तो इस तरीके से 9 प्रकार के विलयन बनेंगे, जिनका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आपको अब समझाते हैं इसके बाद, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, हमने बताया कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के? अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार थे? अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के। कितने प्रकार? आधार पर 9 प्रकार। तो भैया 9 प्रकार कौन कौन से थे? हमने बताया कि ठोस विलेय लो और उसी तरीके से आप मिलाते चले जाओ, ठोस को फिर द्रव को मिला लो, फिर गैस को मिला लो। तो देखो समझो, ऐसे लिखना, इधर विलेय लिख लेना, इधर विलायक, और इधर लिख लेना उसका एग्जाम्पल, उदाहरण। सुनो, थोड़ा सा इससे खींच लेना लाइन। यहाँ देखो, पहला प्रकार, अगर हम विलेय ठोस लिए, ठोस, तो हम ठोस को ठोस में मिला सकते हैं। मतलब विलेय ठोस को ठोस मिला दिए तो कितने प्रकार? 1 प्रकार हो गया। इसी तरीके अब ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल, आप जिंक को कॉपर में मिला सकते हो, जिंक को कॉपर में, इससे बन जाएगा पीतल। क्या बन जाएगा? पीतल, जो कि एक ठोस विलयन है। क्या है? ठोस विलयन है। अब इस तरीके से अगर आप ठोस को किस में मिला दो? द्रव में। ठोस को मिला दो किस में? द्रव में। 1 मिनट रुको यार, चल रहा है, चेक करना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में कैमरा चल रहा है कि नहीं तो फिर
ठोस को क्या मिलाएंगे हम, द्रव में, ठीक है। तो ठोस को द्रव मिलाएंगे तो इसको, तो ठोस को मिला रहे हैं द्रव में। कोई सॉलिड लो जिसको हम लिक्विड मिलाएंगे। सॉलिड जैसे नमक ले लीजिए, सॉलिड होता है ना, इसको कहाँ मिलाने हैं, मिला दिए कहाँ, द्रव माने जैसे H2O में, जल में मिला दिए, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो गया। उस तरीके से तीसरा हमारा हो सकता है कि ठोस को हमें गैस में मिलाना है, ठोस को गैस में, ठीक है। तो ठोस कोई भी ले लो, गैस में मिलाओ। कौन सा ठोस होगा, जो धुएं के कण होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और अगर हवा में मिल जाए वो गैस हो गया। तो जो धुआं होता है, धुएं में जो कण होते हैं छोटे छोटे, धुएं को हम कहाँ मिला दिए, वायु में। अब देखो ये धुआं जो था ये ठोस था, और जो वायु था वो गैस में था, उसमें मिला दिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से 3 हो गया। चौथा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम द्रव को मिलाएंगे ठोस में, द्रव को ठोस में, ठीक। अब द्रव को ठोस में मतलब कोई लिक्विड लो, ठोस मिला दो। तो मान लो पारा आप मिला सकते हो सोने में, पारे को कहाँ मिला सकते हो, सोने में। पारा यानी, पारा देखो आप जाने होंगे ना, मरकरी जो होता है, पारे को हम मिला सकते हैं कहाँ, सोने में, सोने में, सोने में। सोना सॉलिड होता है, सोना क्या होता है, ठोस में होता है, और पारा जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रकार आप बता सकते हो, द्रव को द्रव में। आप समझते हो एल्कोहल, शराब पीना देखो ना, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल शराब वो द्रव होता है, पानी मिलाते हैं वो भी द्रव होता है। तो हम बोल सकते हैं एल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल पीने वाला ही होता है। एथिल अल्कोहल को जल में, जल H2O, ठीक है। पारे का सूत्र होता है Hg, मरकरी। सोने का होता है Au, ठीक है, लिख देना। 6वां प्रकार, द्रव को मिला सकते हैं हम किस में, द्रव को गैस में मिला सकते हैं। अब कोई द्रव को गैस में कैसे मिलाओगे, नमी को वायु मिला दो। नमी जब दो, नमी जैसे मान लीजिए जल के जो कण होते हैं आप देखे होंगे ठंडी उंडी में, नमी को वायु में। ये समझो कि जब ठंडी का मौसम होता है तो जो नमी होते हैं, पानी के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जल में मतलब वायु में घुले रहते हैं। कहाँ घुले रहते हैं, वायु में घुले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगला एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके बाद वाला 7वां, हम मिला सकते हैं द्रव को, कहाँ हो गया, तीनों हो गया। अब गैस को मिलाना है मुझे कहाँ, ठोस में। तो आप कौन सी गैस को मिलाओगे, हाइड्रोजन गैस को आप मिला दो पैलेडियम में। हाइड्रोजन गैस को किस में, पैलेडियम में, को PD, पैलेडियम में, ठीक। उसके बाद आप अगला नंबर 8 नंबर एग्जाम्पल हमारा, हम गैस को मिलाएंगे कहाँ, और द्रव में। तो गैस को द्रव, कोई सी गैस लो, द्रव मिला दो। जैसे CO2 गैस आप ले सकते हो, उसको मिला सकते हो जल में। इसका उपयोग होता है कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, ठीक है। और लास्ट वाला एग्जाम्पल 9 नंबर, गैस को गैस में। CO2 गैस को वायु मिला दो, कोई भी मिला दो, लेकिन गैस को गैस में, गैस को गैस में। CO2 गैस को हम मिला सकते हैं किस में, वायु में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 9 प्रकार हो गए। 9 के एग्जाम्पल आपको याद करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। किस तरीके से आप इनको 9 को याद करोगे तो फिर सुन लो। हमें ले लेना है ठोस या फिर द्रव या फिर क्या, गैस, और उसमें विलायक भी लेना है, ठोस या फिर द्रव या फिर क्या, गैस। और जब घोलना शुरू करेंगे तो ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में। इस तरीके से गैस को गैस और ठोस में, गैस को द्रव में, गैस को गैस में। इस तरीके से तीनों मिलेंगे तो 9 प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने पढ़ा है बिलियन का वर्गीकरण और बिलियन के इंट्रोडक्शन के बारे में। कल इसके आगे पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।